बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पैथोफिजियोलॉजी की जो कि पैथोफिजियोलॉजी 1 है, थर्ड सेमेस्टर में, जिसको हम स्टडी करेंगे, उसकी जो कोर्स कंटेंट्स हैं उस पर आज हम बात करेंगे। जहाँ तक पैथोफिजियोलॉजी के कोर्स कंटेंट की बात है तो वो उसमें भी फिर हम 5 चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, और इन 5 चैप्टर्स में जो सबसे पहला चैप्टर हमारे पास है वो है इंट्रोडक्शन टू पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी की पहले भी बात हुई थी जब मैंने कंप्लीट इंट्रोडक्शन में दे रहा था। इस चैप्टर सॉरी बीएसएम की जो सब्जेक्ट्स थे उनकी जब होल मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था तब मैंने बात की थी कि पैथो इज़ फ्रॉम पैथोजेंस, और इसके साथ जो फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी इज़ फॉर द फंक्शंस ऑफ द बॉडी। तो यहाँ से हम एक डेफिनेशन अराइज कर सकते हैं, एक सिंपल इजी एंड अट्रैक्टिव डेफिनेशन यहाँ से हम ले सकते हैं, और वो ये कि changes in the functions of the body related to pathogens is known as pathophysiology, are the study in which we find out the disease, how it affects the functions of the body is known as pathophysiology, are functional changes in the body, functional changes in the body associated with a disease or associated with pathogens is known as pathophysiology। और अगला जो चैप्टर है हमारा वो है द मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन। इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन का जो मैकेनिज्म है इसको हम पढ़ते हैं सेकंड नंबर चैप्टर में, हम इंशाल्लाह वो पढ़ेंगे। और इसकी अगर मैं बात करूँ ना मैकेनिज्म की, तो वो इस तरह है। देखिए यहाँ पर आप मैकेनिज्म में हमारे पास सबसे पहले पैथोजेंस की अटैक होती है, इन दोनों इन्फ्लेमेशन में और इन्फेक्शन दोनों में। इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन में सबसे पहले अटैक, फिर ऑनसेट। ऑनसेट में जब वो अपने उरूज पर, जब इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन अपनी उरूज पर पहुंची, और फिर जो अगला है ना उसकी एलिमिनेशन, बॉडी से उसकी एलिमिनेशन, या इसको हम रिकवरी भी कहते हैं। सो रिकवरी कैसे होती है, अटैक कैसे बॉडी पर इसकी होती है, शुरुआत कैसे होती है, ऑनसेट वो अपनी एक्सट्रीम तक कैसे पहुंचती है, और फिर बॉडी में उसकी रिकवरी कैसे होती है। ये इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन में हम ये दोनों पढ़ेंगे। अगला जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर थर्ड, वो है सेलुलर एडाप्टेशन और अबेरेंट सेल ग्रोथ। सेलुलर एडाप्टेशन की अगर हम बात करें ना, तो एडाप्टेशन मीन जब एनवायरनमेंट में चेंजेस आ जाए ना, जब एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस आ जाए, उस रिस्पेक्ट से अगर सेल भी अपने आप को चेंज करे, तो इसको हम क्या कहते हैं, cellular adaptation. The change occurs in the cell due to environmental changes is known as cellular adaptation। और जहां तक aberrant cell growth की बात है, तो aberrant is for aberrant mean abnormal, abnormal, abnormal cell growth को हम कैंसर भी कहते हैं। तो इसकी मैंने पिछले एपिसोड्स में इसकी मैंने बात की थी। तो अबेरेंट सेल ग्रोथ, एंटी कार्सिनोजेनिक या जो एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स हम फार्माकोलॉजी में पढ़ रहे थे, तो उसकी कोर्स कंटेंट में मैंने इसकी बात की थी कि जब बॉडी में नॉर्मल सेल ग्रोथ जो है वो
डिसफंक्शन उसमें आ जाए और नॉर्मल से वो एबनॉर्मल में कन्वर्ट हो जाए, तो बॉडी में जो नॉर्मल सेल ग्रोथ है वो इफेक्ट हो जाती है। जब वो इफेक्ट हो जाए तो बॉडी एबनॉर्मल सेल ग्रोथ शुरू कर देती है। यही एबनॉर्मल सेल ग्रोथ जिसकी कोई तरीक़ाकार नहीं होती, जिसकी कोई रेगुलेशंस, रूल्स नहीं होती है, एबनॉर्मली वो कहीं पर किसी भी ऑर्गन पर इफ़ेक्ट करती है या कोई स्पेसिफिक पार्ट में जो है वो सराउंडेड होती है और वो ग्रोथ एबनॉर्मल करती है या पूरी बॉडी में, तो इसको हम अबेरेंट सेल ग्रोथ या कैंसर कहते हैं इस कंडीशन को। अच्छा, अगला जो चैप्टर है हमारा वो है चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 में हम पढ़ने वाले हैं ट्रॉमा और सेल इंजरी के बारे में। अगर ट्रॉमा की मैं बात करूँ या सेल इंजरी की मैं बात करूँ, तो ये दोनों अल्सर्स या ज़ख्म जिसको हम कहते हैं, ये होते हैं। ये ट्रॉमा जो है, ये स्ट्रॉन्ग फिजिकल इंजरी है। स्ट्रॉन्ग फिजिकल इंजरी, इसको हम क्या कहते हैं जी? इसको हम ट्रॉमा कहते हैं और इंजरी ज़ख्म को कहते हैं, ठीक है जी? और उसके बाद जो अगला चैप्टर है, लास्ट चैप्टर, वो होम्योस्टेसिस इन इम्बैलेंस। होम्योस्टेसिस की अगर हम बात करें तो होम्यो मीन्स 2 वर्ड्स से लिए गए हैं, होम्यो प्लस स्टेसिस। अब होम्यो का क्या मतलब है? होम्यो मीन्स सेम और स्टेसिस मीन स्टैंडिंग। दोनों ग्रीक वर्ड्स हैं। ये एमसीक्यूज में आते हैं। पिछले 2024 की जो सेकंड सेमेस्टर एग्जाम थी उसमें एक एमसीक्यूज आया भी था यहाँ से, और इसमें भी पॉसिबिलिटी है, तो याद रखें। Mean the ability of the body to maintain itself against environmental changes is known as homeostasis। जब होम्योस्टेसिस में इम्बैलेंस आ जाए तो कैसे क्या होगा? और एसिड बेसिस इम्बैलेंस, इसको हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, एंड दिस विल बी द फिफ्थ एंड लास्ट chapter. So hope you guys have learned, dear students. See you soon in the next lecture, in the explanatory lecture of the first chapter of the pathophysiology. See you soon, inshallah. Till that, Allah Hafiz.